नमस्कार। मैं जो रेगुलर वीडियो शुरू कर रहा हूँ उसके ठीक पहले आपके सामने एक चार्ट लगा रहा हूँ। इस चार्ट में अपना दिमागी खाने, कुंडली खाने और हस्तरेखा मतलब इल्म सामुद्रिक के हिसाब से जो है वो तीनों को मैंने लगा के उनकी कनेक्टिविटी एरो के थ्रू बताई है। एग्ज़ाम्पल के लिए एक दो एरो लगाएं, क्योंकि बाकी पूरे में एरो लगाता तो कंजेस्टेड हो जाता, आपको नहीं दिखता, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। आप भी इस हिसाब से एरो मार्किंग कर सकते हैं। तो वो लगाया है मैंने, और दिमागी खानों में अपना क्या क्या है ये भी बता दिया है मैंने। उसका भी एक लगा देता हूँ तो आपको रिवाइव कर लेंगे आप। और उसके अलावा मेन जो हिस्से हैं दिमाग के, उसमें 1 से लेके 10 तक के मैंने एक एक वन लाइनर वो भी लिख दिए हैं। तो वो चाहें आप तो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप देखिए, उसको आप देखिए और स्लाइड्स को ध्यान से देख के उसके स्क्रीनशॉट लेके अपना नॉलेज बढ़ाइए और मुझे भी सजेशन दीजिए क्या हो सकता है। तो आइए आगे वीडियो देखते हैं। नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो खाना नंबर 3 के ऊपर चला था, उसी पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दूंगा। और मैं अगर इस वीडियो में जगह हुई तो मैं एक एग्ज़ाम्पल कुंडली के साथ मतलब इवेंट कैसे सिंक्रोनाइज़ हुए उसका ज़िक्र मैं करूंगा, अगर इस वीडियो में जगह हुई तो। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप ऐसी कुंडली को एग्ज़ाम्पल में ले रहे हैं कि जिसके बारे में आपको सभी कुछ मालूम है, तो इसमें कौन सा कमाल हो गया। कमाल वाली बात ये नहीं है कि हम किसको कितना चमत्कार दिखाते हैं। हाँ, मेरे इस चैनल में चमत्कार दिखाने वाली मैं कोई चीज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि कोई चमत्कार जैसी कोई चीज़ आदमी एक लिमिटेशन में ही करता है, उसके आगे नहीं। मैं सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, इसलिए एग्ज़ाम्पल कुंडली लेता हूँ मैं। और आपको भी वही सजेस्ट किया था मैंने कि आप इसी प्रकार काम करें। तो इसमें अगर जगह हुई तो मैं एग्ज़ाम्पल कुंडली लगाऊंगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं पूरी तौर पे उसी एग्ज़ाम्पल कुंडली पे चर्चा करूंगा जिसके इवेंट्स मुझे मालूम हैं। और फिर दिमागी खाने, कुंडली खाने और हाथ की अंगुलियों जिसके इल्म सामुद्रिक के मुताबिक तीनों की कनेक्टिविटी निकाल के उस एग्ज़ाम्पल कुंडली पे मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है बेहतर यही है कि मैं उसको शॉर्टकट ना मारते हुए एग्ज़ाम्पल कुंडली के लिए अलग वीडियो रखूँगा अगला। उसमें सिर्फ एग्ज़ाम्पल कुंडली का इसमें ज़िक्र होगा, तो आपको उसमें सुनने में और देखने में मज़ा भी आएगा और आप उसको खुद भी कर पाएंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी खाना नंबर 3 के ऊपर ही चलेंगे। अब जो है खाना नंबर 3, ये लाल किताब कुंडली का लिया मैंने, और इसका संबंध आप देखिए 17 नंबर दिमागी खाने के साथ दिखता है। और भी खाने कनेक्टेड हैं, जिसमें मैंने वो एक चार्ट लगाया हुआ है पहले, उसमें मिल जाएंगे आपको। तभी एक का मैं ले रहा हूँ। 17 नंबर खाने के साथ उसकी कनेक्टिविटी मैंने बताई है 3 नंबर की। और ये आप देखेंगे कि ये 17 नंबर का जो खाना है तकरीबन ये, जिसको हमारे खोपड़ी में ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जहाँ पर सहस्त्रार चक्र है उसके ठीक नीचे दिखता ही। मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप में, वो है ये। तो इस कुंडली के इसका संबंध 3 नंबर खाने से है। 3 नंबर खाने से अगर ये है तो इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा डिटेल दे दूं कि ये नंबर जो है जातक के एकाग्रता का भी द्योतक होता है। 17 नंबर जो है ये मतलब ये कितना कंसंट्रेट कर सकता है अपने आप को,
और ये जातक किसी भी चीज़ को कितनी एकाग्रता कितने लगन के साथ कर सकता है, ये इसका द्योतक है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है ये। और अगर हम इसको इल्म सामुद्रिक के मुताबिक अंगुलियों पे, हथेलियों पे जाएंगे तो ये जो हमारा पहली उंगली जो है ये वाली इसके ये तीसरे पोर पे जाएगा ये, जहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि का निवास है। यहाँ पे मिथुन राशि आती है। और हथेली में मैंने जो मार्किंग अभी आप में स्लाइड में लगाए हैं, तो आप देखेंगे कि बुध पर्वत का संबंध बुध केतु एवं राहु के मैदान से होता हुआ उंगली के तीसरे पोर से संबंध बना रहा है। मतलब 17 से चले, तीसरा खाना जो कुंडली का है रिप्रेजेंटेशन में है, वो उंगली के तीसरे पोर, जो अपना इंडेक्स फिंगर है उसके तीसरे पोर से लेके बुध के माउंट से लेके फिर आया नीचे हथेली का जो राहु का क्षेत्र कहलाता है, राहु का जो एरिया कहलाता है, वहाँ से होता हुआ जाता है ये। इस तरह से इन क्षेत्रों के बीच में, इन स्टेशंस के बीच में आवागमन की स्थिति बनी है। अर्थात जो है कि बुध पर्वत, राहु का क्षेत्र और उंगली के तीसरे पोर का संपर्क दिमागी खाना नंबर 17 से जुड़ा है। अर्थात इन 3 स्टेशनों के बीच आवागमन चलने का रूट बना हुआ है, जो मैंने अभी पहले बताया। इसको मैंने थोड़ा और साफ किया। इस प्रकार दिमागी खाना नंबर 17, जहाँ पर कुंडली का खाना नंबर 3 स्थित है, का संबंध शरीर में स्थित तीसरे भाव, एक शरीर का चार्ट भी मैंने लगाया है, उसमें आप देखिए मैंने एरो मार्किंग भी किया हुआ है। तीसरे भाव एवं वहीं पर कृत्तिका नक्षत्र का वास भी बताया है, उसमें कृत्तिका नक्षत्र से जुड़ते हैं। ये कंधों का, मतलब ये जो हमारे शोल्डर्स हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन बनता है। और आपने ये पढ़ा होगा ना, इसके कंधे पे हमने जिम्मेदारी का बोझ डालते हैं, और किसी पार्ट का जिक्र नहीं होता, कंधों का जिक्र होता है कि कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ डालते हैं। मतलब ये कंधे जो हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने या ना करने की एबिलिटी के बारे में बताते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि ये व्यक्ति जिम्मेदारी का बोझ कितना अपने कंधों पर उठा सकता है या नहीं हो सकता है, उसका ये सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन है। अर्थात हम तर्जनी उंगली के तीसरे पोर, कुंडली के तीसरे भाव से इसका पता लगा सकते हैं। मतलब ये आपके पास कुंडली का तीसरा भाव हो या उसके तर्जनी कुंडली का तीसरा भाव आप देख सकते हैं। तो अब ये पता कैसे लगेगा? अगर आप इल्म सामुद्रिक के रूट से जा रहे हैं तो तीसरे पोर को आप देखिए, वो जितना साफ सुथरा, पुष्ट और खड़ी लकीरों से युक्त होगा, व्यक्ति उतना ही समर्थ होगा, उसमें एक डेयरिंग होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी उठाने के लिए वो समर्थ होगा ही होगा। अब दिमागी तौर पर तो मजबूती रहेगी उसमें। तीसरे घर में अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट भी है कि अगर ये साफ़ सुथरा और खड़ी लकीरों वाला है तो दिमागी तौर पर मतलब मजबूत भी है, जिम्मेदारी उठाने वाला शख्स है, इसके ऊपर आप भरोसा भी कर सकते हैं। ये तो हो गई चीज़। ये हम लेंगे इसको जन्म कुंडली का एक मुद्दा ले लेते हैं। लेकिन फिर लाल किताब का वर्ष कुंडली भी होता है, तो पर्टिकुलर जिस वर्ष का आप देखेंगे उस वर्ष के हिसाब से भी इसको एसेस करेंगे। वो करेंगे आप कि मान लीजिए जो वर्ष चलता है और वो वर्ष मान लीजिए किसी प्रकार से ठीक नहीं है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज या प्रोफेशन वाइज, तो आप देखेंगे कि जिस कुंडली में हृष्ट पुष्ट और खड़ी लकीरों की बहुतायत थी, वहाँ पे कुछ जाली जैसी स्थिति बन रही है उस पर्टिकुलर साल में। और उसको जब हम कुंडली में, लाल किताब कुंडली के
तीसरे भाव से देखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो ही जाएगा। मतलब पहले आपने देखा कि वो जो तीसरी स्थिति है, तीसरा पोर है, वो अच्छा है, और उसके बाद आप देखेंगे तीसरा घर अच्छा है। तो इन तीसरे घर का संबंध चूँकि दिमाग के 17वें भाव से है, 17वें खाने से है, तो इसलिए ये 17वें भाव को मैसेज सही गया। 17वें भाव को अगर सही जाता है तो चूँकि 17वें भाव में आपका ये खोपड़ी के अंदर ही है, तो गुरु से भी कनेक्टेड रहता है, राहु की लहरों को भी नियंत्रित रखता है, और जो मंगल है, मंगल को भी बैलेंस बना के चलता है ये। अब मान लीजिए कि उसमें तीसरा घर में कोई जो ग्रह बैठा है, वर्षफल आपने निकाला, तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है, तो अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन थोड़ा इस प्रकार चेंज होगा कि उस ग्रह की स्थिति आप देखिए, अच्छी बुरी जो भी स्थिति है वो देख लीजिए। उस स्थिति का संबंध कहाँ पे होगा? बुध के पर्वत से भी हो जाएगा, राहु के क्षेत्र से भी होगा, इसके बाद आएंगे आप उंगली के तीसरे पर्व से होगा, और ये आवागमन चलता हुआ जाएगा दिमागी खाने के 17वें हिस्से में। तो इतनी बड़ी कनेक्टिविटी आपकी निकली। अब अगर ये तो ग्रह की स्थिति देखी, अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई ग्रह है ही नहीं है तीसरे में, तो स्थिति कैसे देखेंगे? वो देखेंगे वहाँ तीसरे के कारक ग्रह मंगल और वहाँ के मालिक बुध को। अब जैसे मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र किया हुआ है कि मंगल और बुध में आपस में पटती तो है नहीं, और ये दोनों मिलकर राहु का निर्माण कर देते हैं। राहु लहरें उठाता दिमाग में, मंगल उन लहरों पे अंकुश रखता है। तो अगर ये चीज़ें मान लीजिए नियंत्रण में नहीं है किसी भी वर्षफल में, किसी की आयु वर्षफल में, तो आदमी को या जातक को प्रॉब्लम आती ही है। कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है वो। अगर हम एक प्रॉब्लम लें, शारीरिक प्रॉब्लम लेंगे, तो वो शारीरिक प्रॉब्लम सीधा जाके दिमागी खाने के 17वें हिस्से से कनेक्ट होता है, मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है उस हिस्से पे प्रॉब्लम आती है। तो ये जैसे लहरें आपके समंदर में देखा होगा आपने उठती हैं, और वो चंद्र की वजह से उठती है और कम होती है, नॉर्मल रहती, वैसे यहाँ राहु की स्थिति पर इन ग्रहों का प्रभाव होता है। अब ये जब मान लीजिए कि अनियंत्रित हो गई किसी वर्षफल में, तो हम ये देखेंगे कि मंगल का स्थान जो अपनी कुंडली में है, ये तकरीबन ये कनपटी के पास पड़ता है, जिसको थर्मल सेंटर भी बोलते हैं। नंबर 10 दिमागी खाना जहाँ पर है, वहाँ पे थर्मल सेंटर स्थित होता है। तो वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसमें मनुष्य को क्या हो जाता है कि बिना किसी कारण ऐसा लगेगा कि उसको बुखार हो गया है, शरीर एकदम गर्म हो जाएगा, कुछ समय बाद नॉर्मल होगा, फिर गर्म हो जाएगा। अब आप जब थर्मोमीटर लगा के देखेंगे तो वो टेम्परेचर नॉर्मल आता है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर बेहद बेचैनी होती है और शरीर के जो तापमान बदलता रहता है। अब अगर हम इसको और ज़्यादा ट्रेस करते हैं तो ये जो है ये कहीं ना कहीं 17 नंबर से रिलेट हो जाता है तापमान का। ये जो घटबढ़ हो रही है, ये जो लहरें आ रही हैं, ये राहु की लहरों की वजह से तापमान बढ़ता घटता है, और इसका कोई कारण पता नहीं लगता है, क्योंकि राहु के दिए हुए किसी भी प्रॉब्लम का कोई पता नहीं लगता, ना तो मेडिकली और ना तो और किसी तरीके से। ऐसे व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसको आप देखेंगे कि उसका अगर ब्लड प्रेशर लिया जाए वो भी नॉर्मल ही आता है, टेम्परेचर तो नॉर्मल आता ही है, लेकिन वो अंदर से इतना ज़्यादा बेचैन रहता है कि जैसे बीमार हो। तो इसका इलाज
दवा के इलाज तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ज्योतिष के हिसाब से इलाज है तो हम यही कह सकते हैं कि उस एरिया को अगर बीच बीच में थोड़ा ठंडा कर किया जाए, लगातार नहीं, थोड़ा बीच बीच में ठंडक दिया जाए, आइस बैग रख के, छोटा सा आइस बैग होता है जो रबड़ का, उसके अंदर आइस रख के उस पर्टिकुलर वो अपने जहाँ पे चोटी का हिस्सा होता है सिर, अपने सिर का, उस जगह पे अगर जैसे सेंकते हैं उस तरह से रखा जाए तो इस चीज़ में आराम मिलता है। हम यहाँ पे कोई भी दवा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सीधा सीधा डॉक्टरों का फील्ड है, जो इसके लिए क्वालिफाइड है वही करेंगे, लेकिन फिर भी ये है कि जितने दवाओं से बचा जाए उतना ही अच्छा है। तो हम वहाँ पर अगर इस चीज़ को करते हैं तो ज़रूर आराम मिलेगा। और आप कहेंगे ये कब तक करेंगे? ये कुछ दिन तक तो आपको करना ही चाहिए। कुछ दिन करने के बाद ये आपको आराम महसूस होने लगा तो आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ जो हमने पहले बताई थी, कलर थेरेपी, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जिनको सीरियस टाइप का डिजीज़ हो जाता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीरियस, तो फिर वो जब आप MRI और स्कैनिंग और ये सब चलता है, तो इस पर मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर तीसरे घर के से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो 17वें नंबर के दिमागी खाने पे ये प्रॉब्लम जा रही है और उसी स्थान पर ही दिमाग में कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, पर्टिकुलरली 17वें नंबर खाने पे वो प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो और ये हो सकता है कि अगर जब इसका टेस्ट किया जाए, स्कैनिंग किया जाए या और किसी तरीके से देखा जाए तो पर्टिकुलरली उस एरिया में प्रॉब्लम आएगा, मिल सकता है। तो एक तो आप जहाँ पे चोटी का स्थान है उसको बीच बीच में ठंडा रखें। दूसरा, खाना नंबर, दिमागी खाना नंबर 10 जो कि थर्मल सेंटर है, उसको भी थोड़ा सा उंगलियों से बीच बीच में सहलाएं। ये थोड़ा सा जैसे तेल ले लें कोई भी, उस पर थोड़ा सा हल्का हल्का रब करते रहें, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा इसमें, अगर प्रॉब्लम सीरियस नहीं डेवलप हुई है तो। बाकी सीरियस प्रॉब्लम में तो फिर आगे की बात है, वो मेडिकल साइंस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब जो चीज़ें आएंगी कि कुंडली में इतने सारे 12 खाने हैं और दिमाग में तो 44 है, तो इसके लिए जो है मैं जितना डिटेल में हो सकता है, डिटेल बहुत ज़्यादा दूंगा तो बहुत ज़्यादा होएगा, तो जितना मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल है वो बताता रहूँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इससे अलग हटके बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय पद्धति में शेक हैंड का स्थान नहीं है, बल्कि हाथ जोड़ के हम नमस्कार करते हैं। तो हाथ जोड़ के जो नमस्कार किया जाता है उसके पीछे भी साइंटिफिक बैकग्राउंड ही है। कैसा है कि हम जब हाथ जोड़ते हैं तो दाहिने और बाएं हेमिस्फीयर दिमाग के, उन दोनों की कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। हालांकि एक कॉर्ड से वो दोनों जुड़े ज़रूर रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि कभी कभी उन दोनों के बीच में व्यवधान भी आता है। तो हाथ जोड़ने से हम इन दोनों हेमिस्फीयर अर्धगोलक को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो चीज़, जो नेगेटिव वाइब्रेशन जो चल रहे हैं या कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, उनमें भी काफ़ी कुछ हद तक सुधार आ सकता है। और जब हम शेक हैंड करते हैं, शेक हैंड जब किया जाता है तो आपका एक हाथ तो सामने वाले का एक हाथ, माने हम दो अलग अलग किस्म के हेमिस्फीयर को एक दूसरे में मिलाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो है वो पूरी पॉजिटिव थिंकिंग लेके आया है, उसको नेगेटिव थिंकिंग भी होगा जो ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ट्रांसफ़र कैसे होगा? ये विल पावर होता है आदमी की कितना स्ट्रांग है, जहाँ पे मैंने तीसरे नंबर पे कंधे का जिक्र किया था कृत्तिका नक्षत्र में। अगर ये मजबूती आपके अंदर है तो उस आदमी का जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे।
लेकिन अगर आपका कमज़ोर है और वो तो भारी पड़ रहा है तो उसके नेगेटिव थॉट्स आप में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसका आपको पता ही नहीं लगेगा और वो आपको आगे चल के मालूम पड़ेगा। तो बेस्ट यही है कि जब आपको मालूम नहीं कि आप स्ट्रांग है कि वो स्ट्रांग है, तो आपको हमेशा हाथ जोड़ के ही नमस्कार करना ज़्यादा अच्छा है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में है और जो टोटली साइंटिफिक है। आजकल लोग डर के मारे, कोरोना के डर के मारे हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। इवन फॉरेनर्स भी हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। वो किसी परंपरा की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो डर के मारे कर रहे हैं। तो चलो, कोई भी चीज़ है ना, डर के मारे ही सही, कुछ अच्छी चीज़ हो रही है। तो ये जो दो हेमिस्फीयर को हम जोड़ते हैं हाथ जोड़ने से, वो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर। तो इस तरीके से अगला हिस्सा जो है जो मैंने बताया था कुंडली के साथ प्रस्तुत करूँगा, अगले वीडियो में करूँगा। तब तक नमस्कार।